सो हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। और आज हम बात करेंगे 23 जैन का जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ था वो कैसा आया, क्या डिफिकल्टी लेवल था, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। और अगर आपका 24 जैन को पेपर है या 28 जैन को पेपर है तो आप किस तरीके से 2-3 डेज में उस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 21 जैन एंड 23 जैन तीनों के पेपर हैं। तो 28 जैन वालों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज क्या है कि अगर वो इन तीन पेपर को रिवाइज करे और देखे कि सीबीएस एनटीए किसमें से क्वेश्चन उठा रहा है ना, और उन टॉपिक को रिवाइज कर ले तो आप बहुत इजीली फिजिक्स के अंदर 15 to 17 क्वेश्चन कर लोगे। आपको क्या करना है, जो 21 जैन, 22nd, 23rd एंड जो कल वाला पेपर होगा 28th वालों के लिए कि वो इन चारों पेपर के टॉपिक को मार्क कर ले कि अच्छा यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड देन उस टॉपिक को 3 डेज के अंदर अगर आप रिवाइज कर लेते हो फिजिक्स को तो आप 15 to 17 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर दोगे। फिजिक्स मेरे ख्याल से कभी मीडियम बन रहा है, कभी इजी बन रहा है। मतलब इस बार का जो स्कोरिंग पार्ट है वो हमारा क्या है, फिजिक्स ही है। तो चलो देखते हैं किस तरीके के इस बार के क्वेश्चन थे और किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आप उसको शॉर्टकट में अटेम्प्ट करो। कैलकुलेशन में हम बिल्कुल एकदम, अगर कहीं पे हमें राउंड ऑफ करना है तो हम राउंड ऑफ करेंगे, कहीं पे हमें वैल्यू को चेंज करना है तो वहां पे वैल्यू को भी चेंज करेंगे, ताकि आप कैलकुलेशन को बहुत कम टाइम में बहुत इजीली से सॉल्व कर सको, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, वन एट वर्टिसेस एंड अदर एट फेस एज शोन इन अ क्यूब। मतलब उसने बताया भी और क्या करा, बता भी दी, है ना, दिखा भी दिया डायग्राम के थ्रू। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द क्यूब। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में ई नॉट। अब हमारे यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, हम सबने बहुत सिंपल पढ़ा है कि अगर चार्ज पूरा अंदर होता है तो पूरा पूरा आता है, फेस पे आता है तो चार्ज का कितना पार्ट आता है, Q/2। अगर हमारी वर्टेक्स पे आता है तो Q/4 और H पे आता है तो Q/8। तो हमारा जो टोटल चार्ज आएगा वो पहला वाला किसकी वजह से आएगा, Q/2, और इसकी वजह से कितना आएगा, 2Q/8 अपॉन ई नॉट। बहुत सिंपल है, मैं इसको 8 बनाऊंगा तो इसको 8 बनाऊंगा, यहाँ 4 आ जाएगा तो 6Q/8 ई नॉट आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, मतलब 3Q अपॉन में 4 ई नॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये बात ध्यान रखनी कि भाई एज पे रखे तो क्या होता है, यहाँ पे क्या रखा, तो आप टोटल चार्ज उसको सॉल्व करोगे और बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है ना। क्या कह रहा है, द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम वेलोसिटी v विद एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर आपको पता हो कि जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वो उसी वेलोसिटी से नीचे गिरता है, मतलब वीसी भी किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी वो क्या हो जाती है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, v cos थीटा के। तो ये हो जाएगी u cos 60 is 1/2, है ना। तो हमें u/2 और vc पे जो वेलोसिटी होगी वो उसी वेलोसिटी से आया है, तो u और u/2 का रेशो निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1:2। बहुत इजी। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड अ डिस्पर्जन, फाइंड एंगल ए इफ फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मतलब इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है और हमें एंगल ए यहां पर निकालना है ना। डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो ये वाला प्रिज्म है ये रे को जितना डेविएट करेगा उतना ये रिकंबाइन कर देगा, हम 10th क्लास में हमने पढ़ा है। और अगर आप यहां पर देखो तो जो ये वाला एंगल है ये 5 डिग्री दे रखा है, मतलब कैसा दे रखा है, बहुत ज्यादा स्मॉल, है ना। तो डेविएशन का अगर आपने पढ़ा हो
तो वो होता है एंगल ए म्यू माइनस 1। तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी डेविएशन दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मतलब मैं अगर इसके लिए डेविएशन लगाऊं तो एंगल ए इज 5 और म्यू माइनस 1 मतलब 1.72 माइनस 1 इज इक्वल्स टू इसका एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है और 1.9 माइनस 1 आपको ये सॉल्व करना है ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.72 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0.9 है ना। इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे, 5 इंटू 0.72 अपॉन में 0.9 इज इक्वल्स टू ए। अगर आप यहां पर देखो तो पॉइंट से मैं पॉइंट काट सकता हूं, है ना। एक पॉइंट से एक पॉइंट काटूंगा 90 बना दूंगा। अब देखो क्या 9 से कट रहा है, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा 10 और 9 8 जा 72, तो 540 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, सॉरी 4। तो एंगल ए मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 4 ऑप्शन में है बिल्कुल। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सारा क्या था कि क्या आपको कंसेप्ट आता है और क्या आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी आपको यहाँ पे एरर निकालना है। जब हम 10th 12th 11th क्लास में जाते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग हम एरर निकालना ही सीखते हैं, है ना। एरर निकालने के लिए सबसे पहला ये होता है कि आप इनको सबको प्लस करो और इनका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, है ना। सबसे प्लस करके इनका क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। मेरा तरीका क्या है कि आप देखो मैं यहाँ पे 20 ले लूंगा, है ना। मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, मैं 20 ले लूंगा तो मैं सबका डिफरेंस 20 में से निकालूंगा। तो 20 का 20 में से डिफरेंस 0, इसका इसमें से डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा 0.25 प्लस इसका इसमें से डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा 1.75 और अगर मैं इसको 17 मान लूं तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, मतलब कितना आ जाएगा 5 और टोटल टर्म कितनी थी मेरे पास 4, तो कितना आ जाएगा 1.25। तो जो मेरा x बार होगा वो 20 माइनस 1.25 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 18.75, है ना। मेरा जो x बार होगा वो कितना होगा 18.7 बार। अब मैं क्या करूंगा, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस निकालूंगा, इनके साथ 18.75 से इंडिविजुअल डिफरेंस निकालूंगा एंड देन उसका एवरेज लूंगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो वो मेरा डेल्टा x बार हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से देखूं तो 1.25 प्लस इसका 19.75 से 1 प्लस 11 0.25 और उससे हो जाएगा 1.75, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2.25, तो डेल्टा x बार आ जाएगा 4.25। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो डेल्टा x बार को x से कर दूंगा 4.25 अपॉन में कितना आएगा 18.75। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगर मैं 25 से काट सकूं तो बहुत अच्छा है और पॉइंट से पॉइंट हटा ही देते हैं। 25 से काटूंगा मैं तो 25 10 जा 250 और 225 बचेगा और 8 जा, तो ये हो जाएगा 18 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और इसको 25 से काटूंगा तो 25 6 जा हो जाएगा 150, बचेगा 175 और 7 जा, ये आ जाएगा 67। और अगर मैं इसको 20 बना दूं और इसको 70 बना दूं तो ये समथिंग मेरा आंसर 1 के करीब आएगा और हमारा आंसर आएगा 0.06, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.06। हमने एक गलती करी, हमें यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना था एंड जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
इसको 4 से नहीं डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.06, तो जो हमारा डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1.06 डिवाइड में एक्स, और एक्स हमारा क्या है 18.75, और ये आंसर 1 से भी छोटा आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई अगर आप देखो द फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन, क्या हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये होती है? बिल्कुल नहीं। लिथियम की ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हाइड्रोजन की थी और ये हमें नहीं पता। अब हीलियम के बारे में बात कर देते हैं कि सेकंड टू फर्स्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, है ना। हीलियम के लिए मैं क्या करूंगा 13.6 जेड स्क्वायर इज 4। अब एन की वैल्यू ऑब्वियसली 1 माइनस 13.6 और वो 2 में गया है तो 2 कर दूंगा। इसका मतलब है 13.6 इंटू 4 और इसका क्या कर दूंगा मैं 1 में से हाफ गया, एन स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, 4 से 4 काट देंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 40 के पास आएगा, और ये आंसर क्या है हमारा सही है। तो सिंपल सा था। अगर आप इस तरीके का फॉर्मूला जानते हो और आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी जानते हो तो बहुत ईजिली तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बहुत आसान क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि भाई जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, आप बोल सकते हो स्लोप होता है। पर यहाँ पर हमें जो ग्राफ दे रखा है वो स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का दे रखा है, मतलब उल्टा ग्राफ दे रखा है, मतलब जिसका सबसे कम स्लोप होगा उसका, क्योंकि अगर आप बोलो तो स्ट्रेन बाय जो स्ट्रेस आएगा वो बाई यंग मॉडुलस आ जाएगा, मतलब जिसका स्लोप स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का सबसे ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस उल्टा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा क्या है डी, और हम डी को बहुत टिक कर देंगे। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। हमें हाइट निकालनी है, एक बॉल को हमने हाइट h हाइट से छोड़ा है बॉल b पे, ताकि ये बॉल जो b है ये हमारी कहाँ तक पहुंच सके, Q पॉइंट तक पहुंच सके। मतलब बॉल अगर अब मैं इसको कितनी वेलोसिटी यहाँ पर दूं कि ऐसे घूम के इधर आ जाए, है ना, उतनी वेलोसिटी अगर मैं इसको इधर दे दूं तो वो ऐसे घूम के ऐसे गिर जाएगी। मतलब यहाँ पे वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट है। अब भाई अगर आप बेस पे कितनी वेलोसिटी दो कि वो हाइट तक पहुंच जाए, तो वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √5 GR, है ना। आपको कितनी वेलोसिटी देनी है √5 GR, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5 GR। तो भाई मैं पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक के बराबर कर दूंगा, तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर करूंगा तो 5 GR आ जाएगा, mg से mg कट जाएगा, है ना। तो h किसके बराबर आ जाएगा 5/2 r, 5/2, और r मेरा कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। मैं पॉइंट काटूंगा नीचे 10 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 या 0.25 मीटर। तो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 1/4, तो हम क्या करेंगे 1/4 को टिक कर देंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट है ना। तो आपको बस अगर आप इस लेवल पे देखो तो आपको बस ये याद करना भाई यहाँ के लिए कितनी होती है ना, वहां पे पहुंच के कितनी होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीनर डायोड से, है ना। जीनर डायोड हमने पढ़ा है कि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर अ गिवन सर्किट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज 5 वोल्ट। मतलब जीनर ब्रेकडाउन पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी दे दिया है 5 वोल्ट, एंड इट कैन बी स्टैंड मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पेयर। कि भाई जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना जा सकता है इसके अक्रॉस 5 मिली एम्पेयर। अच्छा अगर इधर 5 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगी, तो इसके अक्रॉस अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे V/R, V कितना है 5 और R कितना है 5 इंटू 10⁻³ 3, तो ये आ जाएगा 10⁻³ -3।
मतलब कितना, 1 मिली एम्पियर। तो यहां से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1 मिली एम्पियर, और यहां से कितना करंट जा रहा है 5 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट यहां से कितना जाएगा 5 प्लस 6 मिली एम्पियर, है ना। तो आर्क के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है 6 मिली एम्पियर। 25 वोल्ट में 5 वोल्ट तो ये खा गया, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल बचेगा 20 वोल्ट। तो अगर मेरे को आर निकालना है तो मैं लगा दूंगा V बाई आई। तो 20 डिवाइड बाई 6 मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10/3 और इंटू 10⁻3 ओम। तो मैं लगा दूंगा 10/3, 10⁻3 को किलो में कन्वर्ट कर दूंगा एंड ओम में मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस दे रखे हैं और हमें फाइनल कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसको ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे 4 कैपेसिटर हमारे बन जाएंगे। एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हमारे 4 कैपेसिटर बन जाएंगे। तो भाई मैं ऐसा लगा दूंगा इसको, ऐसा सा बना दूंगा इसको कि ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ऊपर के दोनों सीरीज में और देन पैरेलल, है ना। ऐसा ही तो मेरे को करना है। तो अगर मैं पहले वाले का निकालूं, मैं अगर पहले वाले का C1 निकालूं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1। हमें K1 की वैल्यू भी गिवन है तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। K1 की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा, इसका एरिया कितना है A/2, तो E0 A/2 और D/2 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 E0 A/D, है ना। E0 A/D को मैं C मान लेता हूं, ऐसे ही मैं C2 निकालूंगा। C2 के लिए ये वाला K2 की वैल्यू 5 और क्योंकि एरिया A/2 होगा D/2 होगा वो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5C। C3 मेरा कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो सिंपल ये कितना आ जाएगा 2C। मतलब इसका कैपेसिटेंस है 3C, इसका कैपेसिटेंस है 5C, इसका कैपेसिटेंस है 3C और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C। सीरीज में लगाते हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब 1/3 1/5 इज इक्वल्स टू 1/6। ये 15 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15/8। इसका मतलब इन दोनों का कितना आया 15/8C। अब जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या था 3C और 2C, ये वाला कितना है 2C और 3C, वही पैरेलल का लगाएंगे तो 1/3 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 6 और 5 नीचे C आएगा, है ना, ये 1/C आएगा। तो C कितना आ जाएगा मेरा 6C/5। इसमें मैं अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इसका 3C/5 आया, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैं इसको ऐड करूंगा 15C/8 से। 8 और 5 का एलसीएम 40 मान लेता हूँ, क्रॉस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 48C प्लस 15 आ जाएगा मेरा 75C, है ना। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3, 4 और 7 11 और मेरा आ जाएगा 12C/40, है ना। तो मेरा आ गया 123/40, है ना। तो यहाँ पे हर बार E0 A/D लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको C मान सकते हैं और वो हमारा क्या होगा इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 3 मीटर कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम विच कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन सेम टाइम, है ना। तो अगर आप देखो तो 20 ऑसिलेशन कर रहा है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा वो 1 सेकंड में करेगा 2, तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई 2, है ना। तो उसका टाइम पीरियड कितना मिल गया 1/2, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g। मैंने पहले बताया जो चीज कांस्टेंट है हटा दो, तो T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है। तो पहले का T कितना हो जाएगा
हाफ इज इक्वल्स टू, उसकी लेंथ कितनी है 3। दूसरा कितना कर रहा है 40 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड। दूसरा अगर 40 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड कर रहा है तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करे 4, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू रूट एल कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे √3 कर देंगे। मैं काटूंगा यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट एल इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं तो 4l इज इक्वल्स टू 3, l कितना आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब 0.75। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि जो चीज कांस्टेंट है उसको हटाओ, सिंपल जो डायरेक्टली बचा है उसको रखो। और आपने देखा कि ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल जो डायरेक्टली रखा उसको हमने रखा और उसके बाद क्या करा, इसको फटाक से सॉल्व कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग इन अ गिवन। बहुत आसान है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पे x नहीं गिवन है, यहाँ पे मास गिवन है और ग्रेविटी गिवन है, मतलब हमें फोर्स गिवन है। तो हम पहले एनर्जी को फोर्स की टर्म में लेकर चलते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई F इज इक्वल्स टू क्या होता है kx, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी F/k, वैल्यू डाल देते हैं। एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ k, और x की जगह डाल दूंगा तो F²/k², एक k से k कट जाएगा तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ F/(f²/k²। हमें क्या निकालना है रेशो निकालना है, तो कांस्टेंट वैसे ही हटा देते हैं, हटाओ उसको। तो E1 किसके बराबर होगा पहले वाले का, जो E1 मेरा बराबर होगा फोर्स का स्क्वायर मतलब mg का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमें m1g का होल स्क्वायर अपॉन में k, है ना, कितना आ जाएगा मेरा k1। E2 आ जाएगा m2g का होल स्क्वायर बाई k2। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम g को दोबारा से हटा देते हैं, कांस्टेंट है कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर k2 अपॉन में k1। वैल्यू डाल दूंगा मैं भाई, m1/m2 की वैल्यू कितनी देखिए 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू k2/k1 की वैल्यू कितनी देखिए, है ना, ये हो जाएगा 2/1, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 हमें मिल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। YDSC सेटअप है, 2 डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी है, फ्रिंज विड्थ स्क्रीन पर सेम है, D1/D2 का रेशियो निकालना है। भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा D/D, फ्रिंज विड्थ सेम है, इसका मतलब λ1 D1/D D1, λ2 D2/D2। मेरे को क्या निकालना है D1/D2, इसको इधर भेज देते हैं और इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो D1/D2 मेरा बराबर हो जाएगा λ2 D2 इंटू D1 λ1 2 1 मेरा क्या हो जाएगा 2, और D1/D2 कितना दे रखा है 2, कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें 25 kg का एक मास है जो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड अनदर मास 15 kg इज मूविंग इन द अपोजिट कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब टकराने के बाद दोनों चिपक के चलने लगेंगे। फाइंड द राइज इन अ टेम्परेचर। तो भाई इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और हम क्या करेंगे उस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T से राइज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर चीज में लगता है, तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी दोनों चिपक के चलने लग गई। पहली बॉडी का मास 25, उसकी वेलोसिटी 30, प्लस दूसरी बॉडी का मास 15, उसकी वेलोसिटी -10, दोनों बॉडी का मास 40, इसकी वेलोसिटी को v मान लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 750, और ये हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 40v, ये आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 40v, 0 से 0 काट दूंगा,
4 से काटूंगा तो 1 जा और 15। सो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालता हूँ, पहले वाले का मास डायरेक्टली लेते हैं, फॉर्मूला लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है। सो कितना है 25 और 30 इंटू 30 प्लस हाफ, दूसरे वाले का मास कितना है 15 इंटू 10। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो उसको करने की जरूरत है नहीं हमें, है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 30 जा कितना हो जाएगा 900 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 डिवाइड बाई 8, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं और इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसकी तो आसान है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 15 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारा कितना 750 जूल। इसको डिवाइड करते हैं हम तो ये हमारा आना चाहिए, 90 को कर देते हैं 8 से, 19 1 जा 8, ये आएगा 10, पॉइंट में 1 लगा के 8, ये आ जाएगा 2, फिर 0 आ जाएगा, तो इसको इससे करेंगे तो 2 जा 16, ये आ जाएगा 4 40 1.125, और तो ये हो जाएगा 1.125, 3 जीरो कटे, 1 जीरो और आ गया, प्लस 750, इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 जूल। ये तो हमारी इनिशियल आई। अब फाइनल निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी फाइनल आई है ना, हाफ mv², हाफ मास 40 और v² हमारा 15 आया था, तो 15 इंटू 15, इसको काटूंगा 20 आ जाएगा, ये होता है 225 इंटू 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 450, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो जो हमारी माइनस करने के बाद जो हमारी एनर्जी आएगी वो आएगी 12,000 में से हमें माइनस करना है 4500, है ना, 2 2 5, यहाँ पे बचेगा 1, ये कितनी आ गई 7500 जूल। अब डेल्टा टी निकालेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है, तो यहाँ से सी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, है ना। तो हम इसको डालेंगे 7500, मास कितना है 40, सॉरी सी डेल्टा टी ऊपर जाएगा और सी नीचे रहेगा, स्पेसिफिक हीट इज 5। अब हमें इसको हमें या तो कैलोरी में करना पड़ेगा, या क्योंकि हमें यहाँ पर ये कैलोरी में दे रखा है, तो अगर मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर ये पर ग्राम दे रखा है तो मेरे को उसको ग्राम में करना पड़ेगा, तो मैं इसको और 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये चीज़ मेरे को सॉल्व करनी है। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, एक जीरो से और एक जीरो काटूंगा, 5 से काटूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 15, है ना, 15 आ जाएगा। तो मेरा जो बचा वो बचा 15 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 100। अगर आप यहाँ से देखो तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 को, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 पॉइंट में इंटू 100।
सो अगर आप ये देखो तो अगर मैं इसको 1 रखूँ और इसको 15 लेके काट दूँ तो कुछ आंसर 15 से हमारा बड़ा आएगा, पर क्योंकि हमारे पास दो आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज है और ये दो आंसर नहीं बन रहे हैं, तो 15 अपॉन में 16.8 अपॉन में 100, इसको हमें प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3, 5 से काटूंगा इधर आ जाएगा 20, और इसको 1 से काटूंगा तो 3, 5 या 15 और 18 का आ जाएगा 6, 1 अपॉन में 5.6 इंटू 20, 5.6 कितना होता है 11.2 इंटू 10, और ये आ जाएगा 112 सेल्सियस, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पॉइंट मास है m and 2m are attached in a end of massless rod of length L. Find the angular momentum हमें निकालना है थ्रू सेंटर ऑफ मास से। तो अगर हमें एक रॉड दे रखी है जो कि मासलेस है, तो अगर मेरे को एक रॉड दे रखी है और एक तरफ तो मैंने इसका मास रख दिया है 2m और एक तरफ क्या रख दिया है m, तो सबसे पहला जो मेरे को काम करना है वो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। मेरे को इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 उसका 0 है, ml अपॉन में 3m, ये कट जाएगा, l/3 आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/3 होगा तो यहाँ से होगा 2l/3। इस एक्सिस से मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m v r, v को r ओमेगा रख सकता हूँ तो v ओमेगा r स्क्वायर, है ना। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, मतलब इनका एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, पहले वाले का मास 2m, पहले वाले का ओमेगा हमें ओमेगा दे रखा है और रेडियस कितना हो जाएगा l अपॉन में 9, प्लस दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का एंगुलर, और इसका क्या दे रखा है 4l अपॉन में 9, 9 कॉमन है तो ये हो जाएगा m ओमेगा l स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा 2/9 अपॉन में 4/9, कितना आ जाएगा 6/9, मतलब 2/3 m ओमेगा l स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 m ओमेगा l स्क्वायर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि इसकी ड्राइंग बड़ी खतरनाक है, पर अगर इसको आप समझो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे कह रहा है अ यूनिफॉर्म वायर बेंट इनटू अ शेप ऑफ रेडियस r हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ लैम्डा। मतलब हमें बोला है कि भाई रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, r अपॉन में l। अ बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम a टू b विद एंगल ऑफ 90 डिग्री शोन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब वो कह रहा है कि भाई एक सर्किट है जिसके 90 डिग्री पर हमने एक बैटरी लगा दी है और इस जो वायर हमने जो बनाई है इसका हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लैम्डा दे दिया है। इसको करने का तरीका क्या है, अगर आप इसको समझो तो देखो ये जो भी वायर का पार्ट होगा, क्योंकि 90 है तो बचा हुआ 270 होगा, तो अगर ये पार्ट पूरा का 1 है तो ये कितना होगा 1/4 और ये कितना होगा 3/4। तो मैं इजी करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना ले लेता हूँ 4R, तो 1/4R कितना हो जाएगा R और ये कितना हो जाएगा 3R। अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में हो जाएगा, मतलब 1/R और 1/3R कितना आ जाएगा, एलसीएम लूंगा 3R और ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब आ जाएगा 4/3R। तो यहाँ से जो मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3R/4। ये मेरा R इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को R की वैल्यू निकालनी है, तो R किसके बराबर होगा मेरा, लैम्डा इंटू L। R किसके बराबर है, लैम्डा इंटू L। पर मैंने टोटल रेजिस्टेंस कितना लिया है 4R, तो मेरा 4R लैम्डा इंटू L के बराबर होगा क्योंकि मैंने टोटल तो 4R ले लिया मैंने। और अगर आप देखो तो 4R और पूरा क्या होगा 2πR,
पाई से पाई कटेगा 2, तो यहाँ से r किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा पाई r बाई 2। मैं इस वाली वैल्यू को इधर डालूंगा, तो मेरा जो r इक्विवेलेंट होगा वो होगा 3/4, और r मेरा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा पाई r बाई 2। तो अगर आप इसको देखो तो 3/8 लैम्डा पाई r आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप वैल्यू डालते हो बहुत हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक, अगर आपने पहले ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं तो आप इस तरीके की ट्रिक यूज करो कि आप देखो कि भाई अगर टोटल इतने पार्ट में कट रहा है 1:3 में कट रहा है, तो आप टोटल को 4 मान लो। अगर वो 2:6 मतलब 6 में तो 1:3 हो जाएगा, 2:7 में कट रहा होता तो मैं टोटल को 9 मान लेता, और फिर मैं r इधर मतलब 2r इधर दे देता और 9r इधर दे देता। तो 3/8 पाई r स्क्वायर, 3/8 पाई r स्क्वायर हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीक वैल्यू ऑफ एलसीआर हमें एसी के अंदर 5 मिली एम्पियर दे रखी है, मतलब हमें आई नॉट दे दिया है 5 मिली एम्पियर, वी नॉट हमें दे रखा है 50, है ना, वोल्ट में ही होगा, और हमें निकालना है इस सी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ओमेगा हमें 100 दे दिया है, ओमेगा हमें कितना दे दिया है, 100 दे दिया। बहुत सिंपल इसने क्वेश्चन कर दिया है। आप जानते हो v इज इक्वल्स टू आई जेड मैं लगा दूंगा, तो यहाँ से मेरे को z मेरा किसके बराबर आ जाएगा, v बाई आई के। v मेरा कितना है 50, आई कितना है 5 मिली का मतलब 10⁻⁻3, ये आ जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा मतलब 10⁻4 ओम, है ना। 10⁻4 ओम मेरे को z दे दिया है। अब z किसके बराबर होता है हमें पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्सएल को क्या लिखूंगा, ओमेगा एल, ओमेगा 100 और एल 2, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 1/100c, ये मेरा आ जाएगा। इसका क्या कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻4 कर दूंगा, है ना। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा, ये इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻4 प्लस, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन नहीं करते हैं, इसको 200 माइनस 1/100c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁻8, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी सॉल्व थोड़ा सा खतरनाक तरीके से होगा। तो अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 10⁻8 में अगर 10⁻4 माइनस करूंगा, मतलब आप मान चलो कि 10 करोड़ में मैं 1000 या 10,000 माइनस करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वाली टर्म को क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ, है ना। मैं इस वाली टर्म को क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा क्या बचेगा, 200 प्लस 1/100c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻8। रूट काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻4, है ना। कितना आ जाएगा हमारा 10⁻4। फिर इसको माइनस करूंगा तो 10,000 में से 200 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1/100c इज इक्वल्स टू 10⁻4 ही रहेगा। तो c मेरा कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻6, है ना, माइनस का 6, मतलब ये आ जाएगा 1, और हमें किस में चाहिए, माइक्रो फैरेड में। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ऐसा मानो कि अगर आपको ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं और बहुत ही बड़ी डिजिट को बहुत छोटी डिजिट से माइनस करना है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, n1 एंड n2, दिस एंड दिस, और हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। लाइट मेरी कहाँ से आनी चाहिए, फर्स्ट टू सेकंड आनी चाहिए, है ना। सो आपको पता है कि भाई क्रिटिकल एंगल साइन IC मेरा बराबर होता है 1/μ का। साइन IC किसके बराबर होता है, 1/μ का। अब सारा गेम यहीं पे है, क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो हमें 1/μ निकालना है ना। जब ये रेयर होता है, ये डेंसर होता है, जब ये रेयर होता है
और ये डेंसर होता है। हम इसको इस तरीके सॉल्व करते हैं, पर इस तरीके से सॉल्व करने में हमें बहुत तगड़ा ही कंफ्यूजन होगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि फर्स्ट से सेकंड में आ रही है, मतलब फर्स्ट से सेकंड में आ रही है। तो हम पहले वाले का फॉर्मूला ये होता है μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर होता है। तो पहले वाले का है ना, पहले वाले को मैं क्या लिखूंगा, c बाई वी वन साइन आई आई इज इक्वल्स टू c बाई वी टू साइन आर। भाई अगर फर्स्ट से सेकंड में आ रही है और क्रिटिकल एंगल पूछा है तो साइन आर तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सी से सी को भी काट दूंगा, तो साइन आई सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, v1 बाई वी टू, है ना, कितना हो जाएगा, v1 बाई वी टू। अगर मैं यहाँ पे v1 बाई वी टू करूँ तो मैं इसको लिखूंगा 2.4 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.8 इंटू 10⁸8। इसको काटूंगा, पॉइंट से पॉइंट काटूंगा, देखोगे 4 से कट रहा है 6 7, तो आई सी मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 6/7, साइन इनवर्स 6/7 मेरा आंसर हो जाएगा। और बहुत इजी है, अगर आप इसके रेशो को ही देखो तो ऐसा ही हमारा डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये मैंने इस वाले कंसेप्ट को लगाता तो म्यू में वेलोसिटी को किसको ऊपर रखता किसको नीचे रखता, थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने एकदम बेसिक कंसेप्ट को लगाया और यही स्नेल्स लॉ का हमारा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, कह रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन इन अ लोकलाइज डोमेन, है ना। फेरोमैग्नेटिक मीजर में जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो लोकलाइज डोमेन में होते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक को हीट कर देते हैं क्यूरी टेम्परेचर के तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी खत्म ही हो जाती है, वीकन हो जाती है, ये बात भी सही है। पर इसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, तो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे कि भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर का उसके मैग्नेटिक डाइपोल में अलाइन होने का कोई कनेक्शन ऐसा है नहीं, तो हम करेक्ट रीजन नहीं मानेंगे, ठीक है। सेकंड कह रहा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन रॉड फॉलन थ्रू अ 200 मीटर अंडर अ ग्रेविटी। अब एक रॉड है जो कि गिर रही है, कितने से ऊपर से गिर रही है, 200 मीटर से। ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ रॉड के लिए लॉरेंस फोर्स बीएलवी होता है हमारा, बी हमें गिवन है, एल हमें गिवन है, वी हमें निकालना है। हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ग्रेविटी दे दिया, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। इनिशियली वी जीरो है तो वी किसके बराबर आ जाएगा, √2gh। तो ये लगा दूंगा मैं, बी की वैल्यू 0.2, लेंथ कितनी दे दी मेरे को 0.2 20 सेंटीमीटर, और इंटू √2gh, √2g को 10 और h कितना 200 2000, है ना। तो देखो एक 2 से एक 10 बाहर, ये 400 से एक 20 बाहर, और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8 वोल्ट। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे सिर्फ फर्स्ट के लिए, और अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो सिर्फ फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन में अगर आप 3-4 क्वेश्चन को देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब आप वहाँ पर टाइम सेव करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, है ना। तो अगर आप का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 24 या 28 जन को है और अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसा पता लग जाए जो कि एग्ज़ाम में आएगा, तो बहुत सिंपल है। आप 2022 के, 2023 के, 2024 के और 2025 के, आप जेईई मेंस के, और खासकर मैं देख रहा हूँ कि नीट वाले क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं, तो नीट के अगर आप PYQ सॉल्व कर लें, और मेनली अगर आप उन टॉपिक को फॉलो करें जो कि आपको तीनों डेज में देखने को मिले हैं, उनको एक बार सॉल्व करें, उनके जो भी कंसेप्ट है उसको आप एसएल अरोड़ा से भी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ना। थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आप बहुत आसानी से 15 to 17 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।